नमस्कार दोस्तों, YS नर्सिंग एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 44 लेकर आए हैं, जो KGMU एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बगैर देरी के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। इन ए पेशेंट ऑफ फीवर फास्टिज्म इज टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक पेशेंट को फीवर है और उसमें फास्टिज्म पीरियड के बारे में पूछा गया है। दोस्तों एक पेशेंट को फीवर है और फास्टिज्म पीरियड के बारे में पूछा गया है कि फास्टिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों फास्टिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ अपने पीक लेवल पर पहुंचकर और वहीं पर रुक जाती है, उसको हम फास्टिज्म बोलते हैं। तो एक पेशेंट को फीवर है और उसमें आपको फास्टिज्म देखने को मिला है, तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा आपके सामने? फास्टिज्म का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ अपने पीक लेवल पर पहुंचकर और वहीं पर रुक जाती है, उसको हम फास्टिज्म बोलते हैं। और यहाँ पर पेशेंट को फीवर है तो उसके बारे में पूछा गया है। कौन सा पीरियड होगा दोस्तों? राइट आंसर गैस कीजिए। अगर यहाँ पर हम ऑनसेट ऑफ फीवर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है दोस्तों? पैरेक्सिया बोलते हैं हम इसको। पैरेक्सिया यानी फीवर का आना। ऑनसेट ऑफ फीवर का मतलब होता है दोस्तों फीवर का आना, उसको हम पैरेक्सिया बोलते हैं। अगला पूछ रहा है दोस्तों व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड मैक्सिमम एंड रिमेन्स कंसेंट्स। थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मिस्टेक हुई दोस्तों। व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड मैक्सिमम एंड रिमेन्स कंसंटेंट, यहाँ ये बनेगा दोस्तों। इसलिए राइट आंसर यही जाएगा दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा आपके सामने? ऑप्शन बी, यानी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया और वो वहीं पर रुक गया, उसको हम बोलेंगे फास्टिज्म। राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन बी। और अगर यहाँ पर ऑप्शन सी की बात की जाए व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, इसमें क्या हुआ दोस्तों कि टेम्परेचर एक बार बढ़ गया और फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अगर डी की बात की जाए व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज सडनली रिटर्निंग टू नॉर्मल, यानी पेशेंट का फीवर पहले हाई था और अचानक से नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर ऑनसेट फीवर का मतलब मैंने बताया कि फीवर का आना। ऑप्शन सी, एक बार फीवर बढ़ गया धीरे धीरे कम हो गया। ऑप्शन डी, पेशेंट का फीवर बढ़ गया और फिर अचानक से कम हो गया। तो ये तीनों ऑप्शन गलत। और यहाँ पर फास्टिज्म के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हेन बॉडी टेम्परेचर हैज रीच्ड मैक्सिमम एंड रिमेन्स कंसिस्टेंट, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक बार पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ गया और उसके बाद पेशेंट का टेम्परेचर वहीं पर रुक गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। द नर्स जस्ट फिनिश्ड assisting the primary health care provider in placing a central intravenous IV line, which is a priority intervention to assure the client safety। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि पेशेंट के अंदर हमें कोई भी एक पेशेंट है, उसके अंदर हमें सेंट्रल लाइन लगा दी है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी सेफ्टी के लिए आप क्या करोगे? कोई भी पेशेंट है दोस्तों, उसके अंदर हमने सेंट्रल लाइन लगा दी है। सेंट्रल लाइन आपने जो भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो जिन्होंने काम किया है आईसीयू में, उनको सबको पता होगा सेंट्रल लाइन के बारे में। सेंट्रल लाइन में पेशेंट को लगाती है। सेंट्रल लाइन लगाने के बाद पेशेंट के अंदर क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या सेफ्टी रहेगी कि पेशेंट को वो लाइन अच्छी डली हुई है, ओके है, उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे? तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आंसर से पहले दोस्तों, जब भी हम किसी पेशेंट को सेंट्रल लाइन डालते हैं तो उसके बाद हमें पेशेंट की सेंट्रल लाइन की प्लेसमेंट का पता करना होता है दोस्तों। प्लेसमेंट का पता करना होता है। अगर प्लेसमेंट की बात की जाए तो उसको देखते हुए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? यहाँ पर अगर असेसिंग द क्लाइंट पेन लेवल की बात की जाए तो सेंट्रल लाइन में पेन लेवल का कोई मायने नहीं रखता है। ऑप्शन बी की बात की जाए कि पेशेंट का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में भी सेंट्रल लाइन से कोई लेना देना नहीं होता।
और अगर यहाँ पर मॉनिटरिंग द क्लाइंट ब्लड प्रेशर बीपी, ये कंसेप्ट भी यहाँ पर नहीं बनेगा। बीपी का भी कोई मायने नहीं रखता है। मैंने आपको भी क्या बताया कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइन की प्लेसमेंट के बारे में पता करना है। तो प्लेसमेंट किस चीज़ से पता करोगे? चेस्ट एक्सरे से। पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करोगे जिसमें आपने क्लेविकल वेन के अंदर आपने सेंट्रल लाइन डाल दी है, और उसके बाद पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करोगे तो चेस्ट एक्सरे में पता चलेगा कि सेंट्रल लाइन की प्लेसमेंट क्या है। तो प्लेसमेंट पता करने के लिए आपको चेस्ट एक्सरे करना होगा पेशेंट का, उसके बाद ही आप सेंट्रल लाइन की सेफ्टी के बारे में अच्छे से बता पाओगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अम्बिलिकल कॉर्ड लेंथिंग एंड स्पर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना इज सजेस्टिव ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। क्वेश्चन ने पूछा है कि डिलीवरी के बाद एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ गई है, यानी डिलीवरी के बाद जैसे ही डिलीवरी होती है दोस्तों, बच्चा बाहर आ जाता है, बच्चा बाहर आते ही जो एम्बिलिकल जो कॉर्ड थी उसकी जितनी लेंथ होनी चाहिए दोस्तों, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है दोस्तों? 30 से 100 सेंटीमीटर, 30 to 100 सेंटीमीटर एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ होती है। अगर एवरेज लेवल एग्जामिनर पूछता है तो 50 सेंटीमीटर आप दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके डिलीवरी के बाद अगर एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है और पेशेंट को खून भी आ रहा है, यानी ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है वेजाइना के रास्ते, तो उसे आप क्या बोलोगे दोस्तों? लेबर की 3rd स्टेज में डिलीवरी होती है दोस्तों, और प्लेसेंटा का जो नॉर्मल टाइम होता है बाहर आने का वो 15 से 30 मिनट का होता है दोस्तों। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 15 से 30 मिनट का। और अगर मैंने लेंथ बताई तो 30 से 100 सेंटीमीटर, और अगर एवरेज पूछता है एग्जामिनर तो 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों कि पेशेंट की एम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ भी बढ़ गई है और पेशेंट को वेजाइना के रास्ते आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिल रही है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? अगर यहाँ पर दोस्तों हेमाटोमा डिसलोकेजमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर पेशेंट के अंदर क्या होगा दोस्तों? आपको ब्लड क्लोटिंग देखने को मिलेगी। तो ब्लड क्लोटिंग का तो यहाँ पर पूछा ही नहीं, यहाँ पर लेंथ का और ब्लीडिंग के बारे में पूछा गया दोस्तों। तो ब्लीडिंग में ब्लड क्लोटिंग होती तो ब्लीडिंग नहीं होती दोस्तों, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा बोल रहा है दोस्तों यूट्राइन एटोनी, यानी जो यूट्रस की जो टोन होती है, ये कह रहा है कि यूट्रस की टोन नहीं होती है, तो उसमें टोन का तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट बनता ही नहीं दोस्तों। और अगर एग्जामिनर पूछ ले प्लेसेंटल प्रीविया, तो प्लेसेंटल प्रीविया में क्या होता है दोस्तों कि अपनी लोकेशन को छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है प्लेसेंटा, और वो किसके कारण होता है दोस्तों? डेसिडुआ डिफेक्टिव होता है दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की एंडोमेट्रियम को हम डेसिडुआ का नाम देते हैं दोस्तों, और डेसिडुआ डिफेक्टिव होती है दोस्तों तब प्लेसेंटा प्रीविया देखने को मिलता है। अप्रूव प्लेसेंटा प्रीविया का कारण होता है दोस्तों हाइपरटेंशन या कोई भी ट्रॉमा होने का कारण, उसको हम प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बचा दोस्तों आपके सामने? प्लेसेंटल सेपरेशन। प्लेसेंटल सेपरेशन होता है तो पेशेंट को खून भी आता है, क्योंकि प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो जाता है तो पेशेंट को आपको ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी और कॉर्ड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर हुआ दोस्तों आपके सामने ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। द नर्स इज प्रिवेंटिंग विच टाइप ऑफ हीट लॉस बाय वार्पिंग द नियोनेट इन ब्लैंकेट। यहां पर दोस्तों एग्जामिनर क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे? एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन ने पूछा है कि बच्चे को कंबल में लपेट कर आप कौन सी हीट का प्रिवेंट करना चाहते हो? कौन सी हीट से प्रिवेंट करना चाहते हो बच्चे को आप? कोई भी बच्चा है उसको आप कंबल में लपेट कर, नियोनेट इन ब्लैंकेट, कंबल में लपेट कर आप हीट के कौन से लॉस से बचाना चाहते हो? तो राइट आंसर बताइए दोस्तों। हीट लॉस का मतलब होता है दोस्तों, हीट लॉस कहाँ से होता है दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहाँ होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस के अंदर। और हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों,
एक को हम नाम देते हैं थर्मोलाइसिस और एक को हम नाम देते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मोलाइसिस में हीट का लॉस होता है दोस्तों, और थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोडक्शन होती है दोस्तों। और जब हीट का लॉस होता है उसको हम, हीट का लॉस कहाँ होता है दोस्तों? थर्मोलाइसिस में हीट का लॉस होता है और वो कहाँ होता है? एंटीरियर पार्ट में। और थर्मोजेनेसिस में हीट का प्रोडक्शन होता है और कहाँ पर? पोस्टीरियर पार्ट में। तो अगर यहाँ पर कन्वेंशन की बात की जाए दोस्तों, तो कन्वेंशन का मतलब होता है आपके सामने सर्कुलेशन एयर से हीट लॉस, यानी कि कन्वेक्शन का मतलब हुआ दोस्तों जो एयर वाली जो हीट लॉस हो रही है उससे पेशेंट को बचाना। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों? वही बात हुई है दोस्तों। राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए, कन्वेक्शन। यानी जो सर्कुलेशन जो एरिया है, जो आसपास का एरिया है, उसके अंदर जो एयर है, ठीक है दोस्तों, उसमें पेशेंट को आपको हीट से, एयर की जो हीट हो रही है, लॉस हो रहा है, जो उससे आपको बच्चे को बचाना है, ताकि बच्चा आपका हाइपोथर्मिया में ना जाए। हाइपोथर्मिया में अगर बच्चा चला गया तो पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल डाउन चला जाएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर रेडिएशन की बात होती है दोस्तों, रेडिएशन होता है दोस्तों एनवायरनमेंट से हीट का लॉस। और अगर इवापोरेशन की बात की जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? वेपर फॉर्म, या जिसको हम वाष्प से हीट लॉस बोल सकते हैं, यानी जैसे भाप उड़ती है ना दोस्तों, वो एवापोरेशन, उसको हम वेपर फॉर्म बोल सकते हैं या वाष्प बोल सकते हैं दोस्तों। अगर कंडक्शन की बात की जाए तो ये क्या होता है दोस्तों? क्लोज कॉन्टैक्ट से आपका हीट का लॉस होता है। जैसे फीवर है किसी भी पेशेंट को, हाई ग्रेड फीवर है, और हाई ग्रेड फीवर के दौरान आप पेशेंट को जैसे ठंडी पट्टियाँ रख रहे हो, तो वो क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आता है दोस्तों। क्लोज कॉन्टैक्ट के अंदर आएगा तो वहाँ पर हीट का लॉस होगा। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कन्वेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ए क्लाइंट डायग्नोज्ड विद गैस्ट्रिनल हाइपरटेंशन हैज जस्ट बीन एडमिटेड and is in early active labor. Which assessment finding should the nurse most likely accept to note? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा है कि एक क्लाइंट प्रेगनेंसी के दौरान क्लाइंट का बीपी बढ़ गया। कोई भी क्लाइंट है, गैस्ट्रिनल हाइपरटेंशन का मतलब होता है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट का बीपी बढ़ जाना दोस्तों। यानी एक पेशेंट है, क्लाइंट है, जिसका प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ गया है और अभी अभी वो एक्टिव लेबर में आई है। यहाँ पर क्या पूछा दोस्तों? अर्ली एक्टिव लेबर। अर्ली एक्टिव लेबर का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट अभी अभी लेबर की कंडीशन में आई है। तो पेशेंट के अंदर कौन सी मोस्ट लाइकली फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? आप क्या चेक करोगे पेशेंट के अंदर जिसका प्रेगनेंसी के दौरान बीपी हाई था और पेशेंट अभी अभी एक्टिव लेबर के अंदर आया है, तो कौन सी फाइंडिंग को आप चेक करोगे? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके सामने? यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप पेशेंट का बीपी चेक करोगे। इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, यानी पेशेंट का बीपी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, ये आपका एक्टिव लेबर में काउंट होता है दोस्तों। और अगर यहाँ पर इंक्रीज यूरिन आउटपुट या डिक्रीज फीटल हार्ट रेट या डिक्रीज ब्रेकियल रिफ्लेक्स अगर आप चेक करोगे तो ये क्या होंगे दोस्तों? लेट फाइंडिंग में आते हैं दोस्तों। इनको आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी दे सकते हो। लेट फाइंडिंग बोले जाएगा इनको दोस्तों। फर्स्ट आप कौन सी प्रायोरिटी को दोगे? वो होगा इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिगर ऑनसेट ऑफ लेबर। क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों कि लेबर की शुरुआत करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ट्रिगर ऑनसेट ऑफ लेबर, लेबर की शुरुआत के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? कौन सा जिम्मेदार होता है लेबर की शुरुआत के लिए? यहां पर हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं वो सब का आंसर ऑक्सीटॉक्सिन पर जाएगा दोस्तों। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन आपका सेकंड प्रायोरिटी के अंदर जाता है, सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों। यहाँ पर आप फर्स्ट बताएंगे। फर्स्ट क्या होगा दोस्तों? शुरुआत करने के लिए, शुरुआत में यानी जो हमारी जो प्लेसेंटा होती है, जो बच्चे से जुड़ी हुई होती है दोस्तों,
जब बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है, शुरुआत जैसे होती है, जब शुरुआत तभी होगी दोस्तों जब बच्चा बाहर आने की कोशिश करेगा, और बाहर आने की कोशिश करेगा तो वो सबसे पहले माँ को संकेत देगा। अपनी माँ को जब भी वो संकेत देगा तो उसको हम एक्टिव लेबर के अंदर बोल सकते हैं कि अभी अभी शुरुआत कैसे हुई है, शुरुआत करने के लिए कौन जिम्मेदार था। ACTH इन मदर, ACTH इन फीटस, प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो मैंने आपको सेकंड नंबर पर बताया है कि वो सेकंड नंबर पर होता है दोस्तों। फर्स्ट नंबर पर क्या होगा दोस्तों, ACTH का मतलब होता है दोस्तों एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को संकेत देता है कि वो बाहर आने के लिए बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो बाहर आने की कोशिश करेगा दोस्तों तो वो सबसे पहले क्या होगा, माँ को संकेत देगा। तो जिम्मेदार कौन हुआ दोस्तों, ACTH इन फीटस, यानी कि एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फीटल यानी बच्चे के द्वारा रिफ्लेक्स होता है दोस्तों, ये बच्चे के द्वारा रिफ्लेक्स होता है और वो प्लेसेंटा के रास्ते मदर को इन्फॉर्म करता है कि अब वो बाहर आने के लिए तैयार है। तो फर्स्ट नंबर पर जाएगा दोस्तों ACTH इन फीटस। ऑक्सीटोसिन सेकंड नंबर पर जाता है दोस्तों, इसको हम पिटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। ऑक्सीटोसिन को हम पिटोसिन हार्मोन भी बोलते हैं दोस्तों। ये बाद में रिलीज होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया ना आपको सेकंड नंबर पर, तो ये बाद में रिलीज होता है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट कॉज प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मेटाबॉलिज्म एरर के कारण RBC का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, कि एक न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर आपको मेटाबॉलिज्म एरर के कारण RBC का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि पेशेंट की, बच्चे की RBC टूट रही है। तो वो किसके कारण होता है दोस्तों, तो राइट आंसर गैस कीजिए दोस्तों। और अगर यहां पर ऑप्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, फेनाइल कीटोन यूरिया। फेनाइल कीटोन यूरिया में क्या होता है दोस्तों, यूरिन में देखने को मिलता है हमें, सिर्फ ये हमें यूरिन के अंदर देखने को मिलता है, इसमें RBC का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। मतलब दोस्तों प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी बताया मैंने, RBC पूरी तरह से बनने से पहले ही खत्म हो रही है। प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि RBC पूरी तरीके से बनी नहीं है, बनने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं, यानी RBC टूट रही हैं दोस्तों। तो फेनाइल कीटोन यूरिया के अंदर दोस्तों ऐसी कंडीशन नहीं देखने को मिलेगी, वो सिर्फ आपको यूरिन में देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर दोस्तों हीमोसाइस्टिन यूरिया की बात की जाए तो ये इसका मतलब होता है दोस्तों RBC टूट कर यूरिन में देखने को मिलती हैं। RBC पहले टूटती हैं, RBC टूट कर आपको, पहले RBC टूटती मतलब कैसे, यहाँ पर क्या हुआ कि RBC पूरी मैच्योर थी, RBC पूरी मैच्योर थी, मैच्योर होने के बाद वो बाद में टूट कर आपको यूरिन में देखने को मिली, उसको हम हीमोसाइस्टिन यूरिया के नाम को बोलेंगे। और अगर यहाँ पर टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ये एक हार्ट की बीमारी होती है दोस्तों, जिसको हम TOF बोलते हैं, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसमें RBC का कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सामने G6PD, यानी लीवर के अंदर जाकर RBC का, G6PD का काम क्या होता है दोस्तों, लीवर के अंदर जाकर RBC का मेट्रोजिज्म का काम कराता है। लीवर के अंदर जाकर RBC का मेट्रिशन का काम कराता है दोस्तों। लीवर के अंदर जाकर RBC का मेट्रिशन का काम करवाता है। अगर G6PD की कमी होती है दोस्तों, अगर G6PD की कमी होती है दोस्तों, तो RBC का आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, यानी RBC पूरी तरीके से बनेंगे नहीं और वो बनने से पहले ही खत्म हो जाती हैं दोस्तों, टूट जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज बेस्ट डन बाय द वोमेन ऑन हर सेल्फ एवरी मंथ ड्यूरिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ने पूछा है कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है वोमेन एवरी मंथ क्यों कर रही है, कब करना होता है दोस्तों, और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्यों करना है दोस्तों, क्यों करना है और वो एवरी मंथ क्यों कर रही है दोस्तों। एक्चुअल टाइम क्या होता है, कब करना होगा हमें। ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, वो सिर्फ एक चीज़ चेक करने के लिए जाता है, वो क्या होता है दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर चेक करने के लिए। और ये किस में काउंट होता है दोस्तों, एग्जामिनर पूछ सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर को चेक करना किस में काउंट होता है दोस्तों, ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में काउंट होता है दोस्तों, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों कि कब चेक करना होगा सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है दोस्तों वो होता है आपके सामने जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुअल पीरियड आवर, यानी जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होते हैं दोस्तों, खत्म होने के तुरंत बाद आपको ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन अगर करोगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चल सकता है। यानी जब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हार्मोनल लेवल अपने पीक लेवल पर होता है तब चेक करना होता है। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म होते हैं दोस्तों, जब समाप्त होते हैं, आवर होते हैं, समाप्त होते हैं, उसके बाद हार्मोन लेवल अपने पीक लेवल पर होता है, हार्मोनल लेवल अपने पीक लेवल पर होता है। तो उस टाइम अगर ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन अगर कोई खुद करती है फीमेल, तो उसके अंदर वो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम देखने को, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो वो पता लगा सकती है। उसके बाद वो डॉक्टर साहब से कॉन्टेक्ट करके अपना इलाज हो बाद में, वो बाद की बात है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपके सामने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों। विच न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, एल्जाइमर डिजीज वाले मरीज में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी आ जाती है। विच न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ बीन डिफेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एल्जाइमर डिजीज, यानी एल्जाइमर डिजीज वाले मरीज के में कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी आ जाती है। एल्जाइमर डिजीज वाले के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। एल्जाइमर डिजीज आप किसको बोलोगे, डेमेंशिया, डेमेंशिया को आप एल्जाइमर डिजीज बोलोगे। और इसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं मेमोरी में डिस्टरबेंस होना, यानी जो मेमोरी लेवल होता है पेशेंट का उसके अंदर ये डिस्टरबेंस होती है, उसको हम एल्जाइमर डिजीज के नाम से भी जान सकते हैं। और दूसरा डेमेंशिया हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए की बात की जाए सेराटोनिन, तो सेराटोनिन में क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन बोल सकते हैं या मैनिया वाले पेशेंट के अंदर बोल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पर क्या पूछा है, डेमेंशिया की बात हुई है दोस्तों कि एल्जाइमर डिजीज के अंदर मैंने आपको क्या बोला, डेमेंशिया, मेमोरी में डिस्टरबेंस। यहाँ पर ये सेराटोनिन क्या हुआ दोस्तों, डिप्रेशन या मैनिया वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। और अगर डोपामिन की बात की जाए तो ये क्या होगा दोस्तों, पार्किंसन डिजीज में काउंट होता है दोस्तों। और यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे हम दोस्तों एसिटाइल कोलाइन। इसको हम दोस्तों मेडिसिन बोल सकते हैं। इसमें जो मेडिसिन होगी दोस्तों, सॉरी, इसमें जो हम इसके अंदर जो हम मेडिसिन में अगर प्रायोरिटी देंगे दोस्तों, जो दवाइयाँ देंगे एसिटाइल कोलाइन, जिसमें हम बोलेंगे डेमेंशिया, एल्जाइमर डिजीज, जिसमें मेमोरी लॉस होती है। तो इसमें आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हो पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला नाम है दोस्तों टैक्रीन, दूसरा नाम है दोस्तों डोनापजिल, और तीसरा नाम है दोस्तों गैलेंटामाइन। गैलेंटामाइन ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होंगी एल्जाइमर डिजीज के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। और जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जो KGMU एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी डाउट लगता है तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं दोस्तों। किसी भी क्वेरी के बारे में
किसी भी क्वेरी, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में चल रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को सोल्व करके आपको जरूर आपका रिप्लाई देंगे दोस्तों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, विच ऑफ द एक्शन शुड द नर्स टेक ड्यूरिंग सीजर ऑफ ए चाइल्ड। अगर किसी बच्चे में सीजर आने लगे हैं या ताने आने लगे हैं, सीजर को हम ताने बोल सकते हैं, ताने आने लगे हैं, तो नर्स उसके अंदर क्या काम करेगी दोस्तों। अगर कोई भी नर्स है वो एक पेशेंट को देख रही है, तो उस बच्चे के अंदर या उस एडल्ट के अंदर, दोनों के अंदर बात कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर उसके अंदर सीजर या ताने आने लग गए हैं तो नर्स उसमें क्या काम करेगी। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन ए की बात करें, द नर्स शुड यूज माउथ गैग, तो ये ऑप्शन सरासर गलत होता है दोस्तों। माउथ गैग यानी माउथ गैग होता है दोस्तों पेशेंट को, यानी पेशेंट एस्पिरेट ना करे, वो नर्स क्या करेगी उसके अंदर माउथ गैग डाल देगी। और माउथ गैग दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हमें माउथ गैग दोस्तों हमेशा सॉफ्ट चीज़ में, जो कोई भी सॉफ्ट चीज़ होती है, सॉफ्ट चीज़ काम में लेते हैं, उसको हम माउथ गैग बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर माउथ गैग हम फर्स्ट वैरायटी के अंदर नहीं देंगे। यहाँ पर फर्स्ट वैरायटी देनी है दोस्तों हमें कि पेशेंट को सीजर आ रहा है और उसमें फर्स्ट वैरायटी में आप क्या करोगे। सेकंड नंबर पर पूछ रहा है दोस्तों, द नर्स शुड रेस्ट्रेन द चाइल्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, यानी पेशेंट को गिरने से बचाएंगे, इंजरी से प्रिवेंट करेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट वैरायटी के अंदर ये भी काउंट नहीं होगा। ऑप्शन सी की अगर बात की जाए, द नर्स शुड कॉल द सीजर असिस्टेंट्स, यानी नर्स सीजर असिस्टेंट को कॉल करेगी। तो ये तो दोस्तों सबसे लास्ट वैरायटी होती है सीजर असिस्टेंट को कॉल करना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द नर्स शुड क्लियर द एरिया एंड पोजिशन द क्लाइंट सेफ्टी, यानी जहाँ भी आपने पेशेंट को लेटा रखा है उसके आसपास के एरिया को बिल्कुल क्लीन करना है, और पोजीशन द क्लाइंट सेफ्टी, उस पेशेंट को आपको अच्छी सी पोजीशन देनी है कि वो पेशेंट ना गिरे। अगर पेशेंट बेड पर है तो आप रेलिंग को ऊपर कर दो, ये भी प्रायोरिटी के अंदर काउंट होता है, लेकिन वो सेकंड प्रायोरिटी में काउंट होता है दोस्तों। ये आप दोनों में ही काउंट कर सकते हैं, चाइल्ड में भी और अडल्ट में भी, सीजर के अंदर, दोनों के अंदर ये होता है दोस्तों। फर्स्ट वैरायटी हमेशा जाती है दोस्तों, सबसे पहले आप उसके पास आसपास के एरिया को बिल्कुल क्लीन करेंगे दोस्तों। और सेकंड नंबर पर क्या बात करेंगे दोस्तों कि अगर पेशेंट बेड पर है तो आप रेलिंग को ऊपर कर दोगे ताकि वो नीचे ना गिरे, वो इंजरी से प्रिवेंट किया जाए। तो इंजरी कौन से नंबर पर काउंट हुई दोस्तों, ऑप्शन बी वाला जो कंसेप्ट हुआ वो दोस्तों आपका प्रायोरिटी थर्ड नंबर पर काउंट हुई दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये थी क्लास नंबर 44। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 45 लेकर आएंगे दोस्तों। कुछ कमियों के कारण हम आपको डेली क्लास नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आज से हम आपको डेली क्लास देंगे। आज आपको 44 मिली है, कल आपको 45, फिर 46 डेली अब आपको क्लासें मिलेंगी दोस्तों। और अगर आप जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर, हर एक क्वेरी का आंसर, या जो भी आप क्वेश्चन करेंगे हर एक चीज़ का आपको आंसर देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।